सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इस सीरीज का अगला टॉपिक, उसको बोलते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग हेडिंग डालेंगे या फिर ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। आज का जो टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ क्या, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, सारी चीजें पढ़नी है आज की वीडियो में। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैप ये रहा आपका, देखिए इसको थोड़ा इरेज कर लूं। तो ये रहा आपका किसका मैप है, ये यूरोप का मैप है। आपको इंडिया भी यहाँ पर दिख रहा होगा। इंडिया आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है तो लोकेट कर देते हैं अम्मी। तो ये रहा आपका इंडिया, प्यारा इंडिया। हम लोग आज यूरोप में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी से रिलेटेड पढ़ना है। जर्मनी में एकीकरण कैसे हुआ है, बिखरी चीजों को एक में मिला देने को एकीकरण कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। मान ली जाए ये घर है। ये घर में इतने रूम से छोटे। अभी छोटा रूम है जिसमें एक ही आदमी रह सकता है। तो क्या यूटिलिटी है इस रूम का? नहीं है ना। इतना छोटा रूम बनाने से बढ़िया रूम ही नहीं बनाते। अभी वही घर है जिसमें सिर्फ 2 ही रूम है, इतना बड़ा हॉल जैसा। तो कौन ज्यादा अच्छा होगा, ये वाला? और ये ज्यादा पावरफुल होगा और इसमें ज्यादा लोग अटेंगे और यूटिलिटी इसका ज्यादा होगा। ठीक वैसी पिछली बार जो था ना, मैंने इटली के बारे में पढ़ाया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे पढ़ रहे हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी में टोटल 38 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 38 या 39, किसी बुक में 39 भी दिया रहता है। तो 38 या 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो डिवाइडेड था ना, जो इसका क्या बनता है, देखिए जर्मनी यहाँ पर ये है लोकेशन, और इसको ये तो पहले ही इतना छोटा है और इसको 38 पार्ट में डिवाइडेड था। इसका 38 टुकड़ा था, 38 कंट्रीज थी इसके अंदर। उसको फिर क्या करते हैं, घटाते 2 करते, फिर 1 करते। तो एक जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, उसी को करते हैं हम लोग जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस। तो यूनिफिकेशन का सिंपल मीनिंग समझो भाई। कोई भी चीज बिखरा हुआ है, कोई भी चीज हो जाए, देश हो जाए या आपका घर का खाना ही हो जाए, ठीक है, बिखरा हुआ है तो उसका यूजलेस है। अगर वही चीज एक जगह पे एकजुट हो जाए, जैसे कि इंडियन टीम में अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा खेलता है, विराट कोहली अच्छा खेलता है, अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो क्या जीत जाता है इंडिया? नहीं जीतता है ना। बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, तब जाके इंडिया जीतता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी देश हो जाएगा, अब वो अभी अलग अलग रहने लग रहा है। एक ही देश को 38 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ही देश को 38 देश बना दिया है। अब सबका अलग अलग राजा होगा, अलग अलग राज होगा, राजतंत्र होगा, मिनिस्टर होंगे, सभी अपने तरीके से चलाएंगे। तो वो कमजोर देश की गिनती में आ जाएगा ना। इतना छोटा देश है, उसमें भी अलग अलग राजा है, सभी राजा का मतभेद होते रहता, आपस में ही लड़ते रहते जो अलग, अब बाहरों से पीट कर चल जाता है सब इस सबको। तो ये अलग प्रॉब्लम है। तो यूनिफिकेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि बाहर के लोग भी आके बजा के चल जाते थे बाजा, इसीलिए ये लोग का यूनिफिकेशन करना पड़ा। और जब यूनिटी आ जाती है, आप में एकता आ जाता है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। इंडियन जो खेलते हैं इंडियन टीम के, अगर 11 एक साथ आ जाएंगे तो क्या हरा पाएंगे? इंडिया को कोई हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा ना। ठीक है, उसी प्रकार जर्मनी क्या था, जर्मनी 38 पार्ट में डिवाइडेड था। अभी ये जर्मनी मिल करके यूनाइटेड होकर के एक बन जाएगा, तो क्या जर्मनी पावरफुल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भाई, जर्मनी बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। और ये प्रोसेस का शुरुआत कैसे हुआ, इस प्रोसेस का शुरुआत हेडिंग डालेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रोसेस का पहला पॉइंट नेपोलियन से शुरू करते हैं हम लोग। नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम। तो नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन बहुत ही महान सेनापति एंड फ्रांस के उस समय के राजा थे। ठीक है, 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूं। तो नेपोलियन बहुत ही ज्यादा महान सेनापति थे और इनको लड़ाई लड़ना, युद्ध करना बहुत ही पसंद था। और ये क्या किया करते थे, ये साम्राज्यवादी थे। इनको साम्राज्य चाहिए था। साम्राज्यवादी मतलब समझते हो, जो एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन पे सिर्फ इसका एक ही सिद्धांत था, जितना बड़ा साम्राज्य हो सके। पूरे वर्ल्ड को ये जीतना चाहता था नेपोलियन, इसका यही सपना था जिंदगी का।
पहला और लास्ट। तो नेपोलियन का सबसे मतभेद होते रहता था, क्योंकि ये सब पे कब्जा करने के लिए अगल बगल के इटली से लड़ जाता था, कभी जर्मनी से जाके भिड़ जाता था, कभी ब्रिटेन से, कभी यूक्रेन, मतलब जिससे मन होता सबसे लड़ने चलता था, क्योंकि इसको जीतना था ना। आप कोई चीज से मांगेंगे भैया पाकिस्तान दे दो, तो पाकिस्तान हमको दे देगा क्या? अभी आप ही इंडिया मांगेगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, लड़ाई करना पड़ेगा पाकिस्तान को इंडिया में मिलाने के लिए। वही वाला बात था, नेपोलियन सबको लड़ते चलता था, सबसे दुश्मनी करके रखा था। और नेपोलियन को क्या पढ़ना है, इस टॉपिक से नेपोलियन कैसे रिलेटेड है ये समझिए, क्योंकि नेपोलियन का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। पढ़ने लग जाएंगे तो यहाँ पर रात हो जाएगा, तो नेपोलियन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेपोलियन का इस टॉपिक से रिलेवेंस बस इतना है कि नेपोलियन को माना जाता है, नेपोलियन ने पहले जर्मनी जो था ना टोटल 300 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 300 पार्ट्स में। अभी एक जर्मनी जो है, जैसे कि भारत अभी 28 टुकड़ों में डिवाइडेड है, वैसे ही जर्मनी पहले 300 पार्ट्स में, और 300 देश था उसके अंदर। छोटा छोटा ही 300 था यार। तो इससे क्या होता था, कोई भी आके मार पीट के भाग जाता था, क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी, लोग कमजोर थे। अभी अलग अलग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग कमजोर रहेंगे। अब यूनिटी आ जाता है तो सब में एकता आ जाता है तो पावरफुल हो जाते थे। यूनिटी नहीं थी तो कमजोर थे, तो लोग बजा के बाजा चल जाते थे सबका। तो नेपोलियन ने क्या करा, ये 300 पार्ट में जो डिवाइडेड था, मतलब बिखरा हुआ था, उसको मतलब समेट करके एक जगह एकजुट करके इसको घटा करके 39 पार्ट्स में ले आता है। 39 पार्ट्स में ले आता है। 39 पार्ट्स के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये लड़ते लड़ते इसका जान चला जाता है। मतलब ये जाके इंग्लैंड पे जाके आक्रमण कर देता है। इंग्लैंड वाले ठहरते हैं मजबूत, तो ये इंग्लैंड से हार जाता है। तो इंग्लैंड से हारने के बाद मुंह लटका के आता है, फिर मुंह लटका के जाता है कि द्वीप पे, सेंट हेलेना द्वीप में। 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। ठीक है, तो नेपोलियन का यही इतना कहानी है। तो नेपोलियन ने बहुत बड़ा काम करा, यूनिफिकेशन का जनक इसको कहा जाता है, क्योंकि 300 पार्ट्स में जर्मनी का जो आज का जो जर्मनी है 300 पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसको मतलब एकजुट करके, सम अप करके, एक में डिसॉल्व करके 39 पार्ट ही बचता है। अभी 39 पार्ट को एक जर्मनी कैसे बनाएंगे, 39 पार्ट को एक जर्मनी बनाने के प्रोसेस को आज हम लोग समझने वाले हैं। ये तो बेसिक डिटेल्स था जो मैंने बताया। अभी आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ठीक है, तो वहां का जो उस टाइम का जो जर्मनी था ना, जर्मनी नहीं कहलाता था। जर्मनी तो हम लोग आज कह रहे हैं ना, यूनिफिकेशन हुआ तब जाके जर्मनी बना है, पहले जर्मनी नहीं था। ठीक है, तो क्या हम लोग जर्मनी उसको कह सकते हैं? नहीं, उसका पहला नाम था प्रूशिया, और भी नाम था। चलिए देखते हैं मैप में देखते हैं प्रीशा। इसको मैप में देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए प्रीशा, जर्मनी इस तरह से टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था बेचारा। प्रीशा आपको दिख रहा है, PRU ये प्रीशा ब्लू कलर में है। तो ये रहा प्रीशा। प्रीशा जो था ना उस समय का सबसे पावरफुल, मिलिट्री के मामले में, पैसों के मामले में एंड एजुकेशन। प्रीशा एक मात्र देश है जिसने सबसे पहली बार विश्व का पहला देश जिसने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया अपने देश में। बोला अगर प्रीशा में तुम रहना चाहते हो भाई, प्रीशा में रहना चाहते हो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, अनपढ़ लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो प्रीशा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया, और इस कदम से काफी ज्यादा आगे जाके पता चलता है। लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर सकते थे, अनपढ़ गवार इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। तो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आने लगे, लोग पढ़े लगे। फिर यहाँ के जो लोग पढ़े उड़े लोग थे अगल बगल के देश में, जो छोटा 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, 39 पार्ट्स में एक प्रीशा था, एक इधर था, इधर था, इधर था, इधर था। तो सभी यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो होते थे, बच्चा उच्चा लोग, इधर घूम घूम के सबका माइंड वॉश करने लगा, मतलब अच्छा चीज सिखाने लगा। तो सब मतलब बाकी लोग भी जागरूक हुए, और बाकी लोग को भी लगा नहीं यूनिफिकेशन करना चाहिए, और जर्मनी यूनिफिकेशन करेगा तभी पावरफुल होगा, तभी जाके हम लोग पावरफुल बनेंगे, हम पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आप लोग बस याद रखिएगा प्रीशा के बारे में। और प्रीशा के बारे में मैंने जो पॉइंट बताया, प्रीशा एकमात्र देश, पहला देश बना विश्व का जिसने क्या करा, एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया सबके लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और याद रखिएगा प्रीशा सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेट था इस समय में।
इतना सारा में सबसे ज्यादा प्रीशा ये पावरफुल था। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं आज का मेन टॉपिक बिस्मार्क के बारे में, बाकी सीधे चीजें। 1848 की एक घटना है। सभी लोग अभी पढ़े लिखे वो लोग हो गए थे क्योंकि प्रीशा में एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया था। और ये लोग जो प्रीशा के जो लोग थे नेपोलियन से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे, नेपोलियन को देखे थे, मतलब ऐसे कर करके वो मतलब यूनिफिकेशन कैसे कर रहा था नेपोलियन से काफी ज्यादा ये लोग इम्पैक्ट पड़ा था, बोल सकते हैं। इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था नेपोलियन से, और नेपोलियन से जो चीजें सीखी थी उसने अप्लाई करने का वक्त था। तो यहाँ के कुछ जो लोग थे नेशनलिस्ट लोग, राष्ट्रवादी लोग, वो लोग एक साथ मीटिंग करते हैं, एक जगह आते हैं, एक जगह ये लोग मीटिंग करते हैं और आते हैं और क्या करते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं। और मीटिंग बैठाने में क्या करते हैं, संविधान सभा बैठाते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये लोग पहले मीटिंग करते हैं। मीटिंग कहां पर होता है, फ्रैंकफर्ट में होता है, फ्रैंकफर्ट असेंबली इसको नाम दिया जाए, क्योंकि असेंबली था, मीटिंग था, तो इसको फ्रैंकफर्ट असेंबली कहा गया। तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग जो थे प्रेशा के, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग जागरूक अभी हो चुके थे, सभी चीज सीख चुके थे, वातावरण इधर उधर का सभी चीजें सीख चुके थे, इनका माहौल बन चुका था यूनिफिकेशन का। तो यहाँ के कुछ लोग जो थे जागरूक लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग बोले तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा बनाते हैं, उसमें संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कहा जाता है कि अभी जो प्रीशा में जो देश है वो डेमोक्रेटिक होगा और नियम कानून से चलेगा। राजा भी काम करेंगे साथ में, लेकिन नियम कानून भी साथ में काम करेगा। तो डेमोक्रेटिक प्लस किंग वाला सिस्टम चलेगा, ऐसा कहना था इस सभी संविधान सभा में जो भी लोग बैठे थे, छोटे छोटे लोग, नेशनलिस्ट लोग, तो उनका ये कहना था। तो एक असेंबली बनता है और इस असेंबली के बनने से जो आम जनता थी बहुत खुश हुई और उनको लगा नहीं यार, अभी हमारा जो देश है आगे चल के यूनिफिकेशन करेगा और एक विशाल जर्मनी बनेगा, एक मतलब इंडिपेंडेंट जर्मनी का सपना सब देखने लगे। आम जनता बहुत खुश थी इस असेंबली से, बहुत उम्मीदें थी। तो फिर क्या किया ना, यहाँ के जो असेंबली के जो लोग थे, कुछ लोगों ने अपना प्रस्ताव, अपना प्रपोजल किनके पास ले गए, प्रीशा के जो राजा थे, किंग थे, प्रीशा के जो किंग थे उस टाइम पे विलियम IV थे। ठीक है, विलियम IV उस समय के राजा थे, इनके पास प्रपोजल ले गए। बोले सर राजा जी, यहाँ पर क्या है कि हम लोग यूनिफिकेशन करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है, असेंबली हम लोग ने संविधान बनाया है और हम लोगों को बनाना है एक विशाल जर्मनी। तो यहाँ के जो प्रीशा के जो राजा थे, किंग विलियम ने सख्त मना कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। और प्रीशा अपने आप में बहुत ही पावरफुल था यार, इसने मना कर दिया, बोला यूनिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बोलता अगर हाँ करता तो हो जाता, अगर इसने ना किया तो नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल ये था और इसकी हामी भरनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, इसने नहीं भरा। तो यूनिफिकेशन का पहला फेज जो था यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसने हाँ नहीं किया ना। प्रीशा के जो राजा थे विलियम ने इसलिए हाँ नहीं किया क्योंकि इनको डर था कि इनका जो पावर है, इनका गद्दी है, इनसे छीन जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आएगा तो लोग क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन से देश को चलाएंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन में राजा की इज्जत क्या रह जाती है, कुछ नहीं राजा के साथ भी रूल्स रेगुलेशन पालन किया जाएगा। तो राजा का कहना था कि आज तक हमने अपने दम पे इतना बड़ा राजपाट संभाला है, इतना बड़ा राजा हमने बना है, अब आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना है, रूल्स रेगुलेशन बना है, अब तुम लोग के अंडर हम काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे। ऐसा इनका कहना था, ऐसा इनका सोच था। बोल सकते हैं रूढ़िवादी थे और अभिमानी भी बोल सकते एक तरह से। तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो पहला फेज यूनिफिकेशन का अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, सेकेंड फेज हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में एक हीरो आते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क भी वही के रहने वाले थे, प्रीशा के। वो आते हैं, वो पूरी तरह से कहानी में क्लाइमेक्स लाते हैं। कैसे देखते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। तो यहां पर चीजें समझिएगा, आपने जितना चीजें बताया भूल मत जाना। टोटल पहले 300 पार्ट में डिवाइडेड था। नेपोलियन ने इसको क्या करा, जर्मनी को 39 पार्ट में करा। 39 पार्ट में 1848 में कुछ लोग थे असेंबली के नेशनलिस्ट लोग, चाहे थे इसको यूनिफिकेशन करना, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा।
फिर आते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि चांसलर थे, कहाँ के, प्रीसा के राजा के एक प्रधानमंत्री थे, चांसलर बोल सकते हो। बिस्मार्क एक चांसलर थे और उस समय के जो राजा थे विलियम प्रथम थे, विलियम फर्स्ट। और विलियम फर्स्ट भी चाहते थे यूनिफिकेशन हो, ये राजा चाहता था कि यूनिफिकेशन हो, लेकिन अंदर ही अंदर इसको भी डर था कि मेरा राजगद्दी वगैरह चला जाएगा। तो बिस्मार्क जो थे ना, बिस्मार्क के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क ने बहुत खेल खेला भाई, इसकी कूटनीति काम आया लास्ट में जाके, नहीं तो नहीं होता। अगर बिस्मार्क नहीं रहता ना तो ये यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है सपना ही बन के रह जाता। तो बिस्मार्क ने बहुत ही खेल खेला है। बिस्मार्क का एक रूल था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब क्या समझते हैं, खून एवं लौ की नीति। खून एवं लौ की नीति है मतलब लड़ाई लड़ाई एवं लड़ाई। इनका ये कहना था पहले फेज में जो गलती की, अगर वो दोबारा फेज में भी गलती वही करेंगे तो फिर से आपका ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस है अनसक्सेसफुल हो जाएगा। पहले फेज में क्या हुआ, राजा के पास गए थे बात लेकर के, प्रपोजल लेकर के, राजा ने ठुकरा दिया, और राजा ने ठुकरा दिया तो ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है अनसक्सेसफुल हो गया। बिस्मार्क ने कहा नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, कोई प्रपोजल नहीं, डायरेक्ट आयरन एंड ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाएंगे। जो मानता है माने, जो नहीं मानता उससे लड़ाई लड़ लेंगे, वार लड़ लेंगे, ठीक है। इसका यही कहना था, कुछ नहीं सुनने वाला था। बिस्मार्क बहुत ही खतरनाक था और ये पॉलिटिशियन बहुत ही खतरनाक, मतलब जिसको पॉलिटिशियन है ना, इसको राजनीति में बहुत ज्यादा शौक था, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा शौक था, तो इसके पास दिमाग भी बहुत था। और इसका दिमाग कैसे यूनिफिकेशन करवाता है वो देखिए। तो ब्लड एंड आयरन की पद्धति समझिए क्या होता है, लड़ाई, इसको मतलब अहिंसा, लड़ाई अहिंसा, यही समझ सकते हैं आप लोग। तो उस समय जो ये जर्मनी था बेचारा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, यहाँ पर जो पीछे में बैठा हुआ है इसका ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो था वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, तो ये सबसे बड़ा रास्ते का कांटा रोड़ा था। तो इसको कैसे हटाया जाए, बिस्मार्क चाहते ना तो इसको 1 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे। तो बिस्मार्क यहाँ पर इसको डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं कर सकते थे, अगर ऑस्ट्रिया पे डायरेक्ट अटैक कर देते तो ये बचाने उसको आ जाता ऑस्ट्रिया की तरफ से, इटली भी बचाने आ जाता, फ्रांस भी आ जाता, इधर से रसिया भी आ जाता, तो इधर से 4 देश हो जाते, इटली, फ्रांस, रसिया एंड ऑस्ट्रिया, 4 देश। उधर से अकेले पड़ जाता कौन, जर्मनी। जर्मनी अकेला पड़ जाता तो इधर से 4 वर्सेस 1 का सीन क्रिएट हो जाता, तो कौन जीतता भाई, 4 देश जो है वो देश जीतता। तो जर्मनी ने डायरेक्ट इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि ये अकेले पड़ जाता और ऑस्ट्रिया सबको बुला लेता, भाई आ जाओ लड़ाई हो रहा है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया पे डायरेक्ट हमला करना सही नहीं था, क्योंकि इसके दोस्त बहुत थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो फिर क्या करता है बिस्मार्क, एक चाल चलता है, बेहतरीन चाल, दिमाग का यूज करता है। बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क का देखो, बिस्मार्क क्या कहता है ना कि पहले जो रास्ते के कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे, उसको कैसे हटाया जाए। ऑस्ट्रिया तो मेन दुश्मन है ही, अपना प्राइम दुश्मन, सबसे मेन दुश्मन ऑस्ट्रिया है, लेकिन इसका दुश्मन सब जो है बचावे चलाता है, बार बार लड़ते हैं, तो इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए दिमाग चला, बिस्मार्क ने क्या करा, अपने आदमी को फ्रांस भेजा, फ्रांस के राजा से गया, बातचीत किया इसका आदमी, तो क्या किया, माइंड वॉश कर दिया। बिस्मार्क का आदमी फ्रांस के राजा का जाके माइंड वॉश कर देता है बड़े अच्छे से। कैसे करता है, ऐसे देखिए, निकला गया फ्रांस, गया फ्रांस, पहुंचा राजा के दरबार पहुंचा, और क्या कहा, राजा जी अभी ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रेशिया में लड़ाई होने वाला है, तो वहां पे ये दोनों कमजोर हो जाएंगे, और ये दोनों कमजोर हो जाएंगे तो आप जाके पूरा हथियार लीजिएगा, लूट लीजिएगा, आपका ही हो जाएगा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तो राजा जी बोला, अरे वाह भाई, कितना बढ़िया आइडिया तुम दिया है, ऑस्ट्रिया भी मेरा, प्रेशिया भी मेरा। राजा तो पूरा खुश हो गया मने मन, आई मैक्लोलवा को पता ही नहीं था कि ये बिस्मार्क का आदमी है। फिर ये आदमी जो गया था वो वाला ना, बस आपको इतना करना है कि आप इस दोनों को लड़ाई में नहीं पड़ना है। अगर आप इन दोनों को लड़ाई में पड़ जाते हैं तो फिर खेल खराब हो जाएगा। तो आप जब ये लड़ाई होगा ना तो ऑस्ट्रिया को बचाने नहीं जाइएगा, आप ऑस्ट्रिया को अकेले छोड़ दीजिएगा, लड़ने दीजिएगा।
तो पहला को ये खत्म करता है, पहला प्रतिद्वंदी को पहला रास्ता का कांटा, छोटा कांटा को हटाता है। फिर आता है इटली का बात। इटली को कैसे रास्ता से हटाया? इटली में यहाँ पर एक जमीन था, जमीनी विवाद चल रहा था। जर्मनी और इटली में एक जमीनी विवाद चल रहा था। तो ये जो जमीन था ना, इटली चाहता था कि हमको दे, जर्मनी कहता था ये मेरा जमीन है, इटली कहता था मेरा है, ये कहता था मेरा है। ठीक है, दोनों इसी लड़ते रहते थे। तो लेकिन लड़ाई का सीजन था यार, तो बिस्मार्क ने चाल चला, बोला ना कि ये जमीन इटली को दे दो। तो इटली खुश हो गया, बोला अरे भाई इतना दिन से लड़ रहे थे, तुम नहीं दे रहा था, आज अचानक से ये जमीन कैसे दे दिया? तो बिस्मार्क का आदमी बोला तुमको जमीन इसलिए दिया गया है, जब हम ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़े, ऑस्ट्रिया से, तो तुमको साथ नहीं देना है। तो इटली वाला बोला ना ठीक है, हम उसका साथ नहीं देवो। तो ये साथ नहीं देता है, तो दूसरा कांटा भी हट गया। अभी तीसरा कांटा ये रसिया है। ठीक है, रसिया में उस समय पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा जोर शोर से चल रहा था, और जर्मनी में भी। तो यहाँ से बहुत चीजें मतलब यहाँ पर कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा, और इनसे एक अग्रीमेंट मतलब कहा कि हम आपको जो भी चीज की कमी है हम देंगे, लेकिन आपको ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देना लड़ाई में। तो रसिया वाला भी मान गए। रसिया वाला ने भी क्या कहा, ठीक है हम ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देंगे, आपको लड़ना है उससे जाके भिड़ जाइए। तो ऑस्ट्रिया भी यहाँ पर इसका भी खेल खत्म। अब ऑस्ट्रिया पड़ जाता है अकेले, तो अब जाके भिड़ जाता है। प्रूसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया की लड़ाई अब जाके सही मायने में होता है, क्योंकि बेचारा अब तो अकेले पड़ गया ना अकेले। सबको तो रास्ते से बिस्मार्क हटा दिया, अपना बुद्धि लगा के कानाफूसी करके सबको रास्ते से हटा दिया। तो फिर ऑस्ट्रिया से एक लड़ाई होता है, भयंकर लड़ाई होता है। उसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है, क्योंकि बेचारा अब अकेले पड़ गया था। उसको बचाने के लिए ना फ्रांस आएगा, ना इटली आएगा, ना रसिया आएगा, क्योंकि इसको पोट लिया है। कौन पोटा है भाई? बिस्मार्क के आदमी पोट लिए थे, माइंड वॉश कर दिए थे। तो ये लड़ाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ता है, प्रोसीड होता है, और इसमें ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरीके से हार जाता है। ऑस्ट्रिया की हार होती है। और ये जो टोटल पहले 38 पार्ट्स में था, ये लड़ाई लड़ते लड़ते जर्मनी जो था 22 पार्ट्स में मतलब अब बच के रह जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये 22 पार्ट्स एक जर्मनी निर्माण करेगा। मतलब घाट घाट करके देख रहे हो, 38 से पहले 300 से घटा तो कितना हुआ? 38 हुआ। अभी 338 से घटा तो कितना हुआ? 22 हुआ। और 22 से घटेगा तो कितना होगा? एक जर्मनी बनेगा। अभी टुकड़ा को हम लोग डिसॉल्व करते जा रहे हैं, एक में मिलाते जा रहे हैं और पावरफुल बनाते जा रहे हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। टुकड़ों में रहोगे तो कमजोर रहोगे, लेकिन यूनिटी अगर आप में रहेगी तो आप बहुत मजबूत रहोगे। बिस्मार्क ने 1870 में एक लड़ाई लड़ा था, उस वार का नाम रख गया इन दोनों की लड़ाई पे, प्रूसिया वर्सेस फ्रांस वार। लड़ाई का नाम है प्रूसिया फ्रांस वार। ठीक है, 1870 में लड़ा गया था। इसमें अगेन यहां पर प्रूसिया जीत जाता है, और इसी जीत के साथ बिस्मार्क का जो अचीवमेंट था, सपना था, वो पूरा होता है। और इसी तरह से एक जर्मनी का निर्माण होता है। पहले जो टुकड़े में बटा हुआ था 38 पार्ट्स को एक जर्मनी बनाना, 1871 में जाकर यह प्रोसेस संपन्न होता है। 1871 में पूरी तरीके से एक जर्मनी नेशन का निर्माण हो जाता है। ये 38 पार्ट जो था इसकी कहानी खत्म, अब ये एक जर्मनी है। ठीक है, तो बिस्मार्क ये कैसे किया? ये लड़ाई जीत जीत कर किया। और बिस्मार्क का सीधा सा फॉर्मूला था, जो बात से नहीं मानते उसको लात से बनाओ। और इनका साफ कहना था कि बिना लड़ाई के यूनिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जाइए कर लीजिए, जिनमें जितना दम है करके तो दिखाइए। बिना लड़ाई किए यूनिफिकेशन कभी पॉसिबल नहीं है। और बिस्मार्क नेपोलियन से भी काफी ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए इसका विचारधारा भी नेपोलियन से थोड़ा मिलता जुलता था। ठीक है, तो इसने लड़ाई को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था बिस्मार्क ने, तभी ये यूनिफिकेशन कर पाया। अभी जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया है। अब जस्ट इमेजिन करो जर्मनी कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, क्योंकि अभी यूनिटी आ गया है, सभी लोग मिल गए होंगे। पहले क्या था, ये जर्मनी समझो, ये जर्मनी है, ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 38 पार्ट्स में। किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, यहाँ के राजा के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ये कंट्री इसी में खुश है। किसी को देना नहीं चाहता है नेचुरल रिसोर्सेज। अभी किसी के पास मिलिट्री ज्यादा है, तो ये अपने में खुश है, किसी को अपना दोस्त नहीं मानता इधर उधर का। इस कंट्री के पास कुछ ज्यादा, मतलब सभी कंट्री के पास कुछ कुछ विशेषताएं हैं, तो सब ऐसे ही अपने अपने में खुश रहेगा। ठीक है, और
अगर इस देश का आदमी इस बॉर्डर को पार करके इधर आ गया, या इस देश का आदमी इस बॉर्डर को पार करके इधर आ गया, तो बवाल हो जाता था, लड़ाई हो जाता। तो यही सब आंतरिक लड़ाई, और बाहर से लोग भी इन लोग को आते थे मारने पीटने, तो ये लोग हार जाते थे। अभी इसका यूनिफिकेशन हो गया है, ये जर्मनी बन गया। जर्मनी के पास सारे संसाधन हो जाएंगे कि नहीं, इस देश का भी इसमें मिल जाएगा, इस देश का भी इसमें मिल जाएगा, इस देश का भी इसमें मिल जाएगा, सारे देश का एक ही जगह मिल गया। अभी जर्मनी में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर हो ही रहा है, मिलिट्री भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, सारी चीजें हो गई। तो सभी देश का कुछ कुछ गुण मिला करके एक जर्मनी में मिला दिया गया, तो जर्मनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और आगे चल के वर्ल्ड वार हम लोग समझेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार समझेंगे। इस तरह से चीजें थी। लास्ट में यह जब जीत हो जाता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, तो कुछ फॉर्मल चीजें, फॉर्मेलिटी रह जाती है। क्योंकि वादा किया गया था, पर्शिया के जो राजा थे, प्रिशा के जो राजा थे, उनसे वादा किया गया था कि अगर ये यूनिफिकेशन जर्मनी का हो जाता है तो एक जो जर्मनी ये बना है इतना बड़ा, उसका आपको एम्परर बना दिया जाएगा। प्रिशिया के राजा से ये वादा किया गया था, ठीक है। ये वादा किया गया था कि अगर जर्मनी बनता है आगे चल के, इंडिपेंडेंट जर्मनी बनता है आगे चल करके, तो आपको जर्मनी का एम्परर बना दिया जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटी वगैरह करनी थी, तो वो कर देते हैं। लेकिन ये जो राजा बनने वाले थे, उनका एक नखड़ा था कि हमको राजा बनना है, लेकिन हम यहाँ पर राजा नहीं बनेंगे, हमको फ्रांस में ले जाके राज्याभिषेक वगैरह करो, मुकुट वगैरह पहनाओ। इनका अलग सपना था, नखड़ा। हमको जर्मनी में रह के राजा नहीं बनना है, हमको वहां पे जाकर राज्याभिषेक करवाना है, फ्रांस में। फ्रांस जो बगल वाला देश था ना, जिससे लड़ाई लड़ी गई थी, उससे वहां पे इनको जाके राज्याभिषेक वगैरह हुआ, सारी चीजें कंप्लीट हुई, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चली, ठीक है। इस तरह से सारी लड़ाइयां लड़ी गई और जर्मनी का यूनिफिकेशन फाइनली हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने नहीं बताया है, जितना जरूरी था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बताया है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंतजार करिएगा, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।